अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को डिस्कस करने से पहले अगर हम कुछ एग्जांपल्स को कोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक जैसे कि देखें, अगर आप डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ को अगर चेक करें ना, तो जब आप उनके मतलब का जो उनका जो आउटर शेप होती है, अगर आप उसे मतलब के टच करके देखें तो कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नरम मुलायम होते हैं, जैसे कि सफेदा है। अगर आप उसी जगह किसी दूसरे ट्रीज को टच करके देखें तो वहां पे आप देखते हैं कि उनका जो बाहर का जो आउटर होल होता है, शेप होती है, वो बहुत ज्यादा सख्त होती है। लाइक जैसा कि सिंपल जो दरख्त है, मतलब कि क्या नाम है, पीपल हो गए या दूसरे हो गए, इनके जो दरख्त है मतलब उनके सरफेस के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा सख्त किस्म का होल होता है। या फिर आप ऐसे करें कि अपने पाँव को ऐसे करें कि अपने पाँव को ना डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर रब करें। लाइक आप उसे टेबल के साथ रब करें, वुड के साथ रब करें, फिर किसी कारपेट के साथ रब करें, शीशे के ऊपर रब करें। जब आप रब करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हर एक पॉइंट पे या हर एक जगह पे ना डिफरेंट सरफेसेस हैं और डिफरेंट सरफेसेस के साथ आपका जो रिएक्शन है या इंटरेक्शन है वो डिफरेंट है। सेम एज इसी तरह हम डिफाइन करते हैं कि जब हम जमीन के ऊपर चल रहे होते हैं, जमीन के ऊपर चल रहे होते हैं तो जमीन के ऊपर चलने की वजह से कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे हमें चलने में दुश्वारी पेश आ रही होती है, जैसे कि आप रेत कह लें यानी सैंड। अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हैं तो आप इजीली मूव कर रहे होते हैं। या इसी तरह आप कह लें कि जैसा कि अगर आप पानी के ऊपर मतलब किसी फर्श के ऊपर अगर पानी गिरा हुआ है, आप उसके ऊपर चलते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप फिसल रहे होते हैं। मतलब हर सरफेस के ऊपर डिफरेंट तरह का मतलब कि एक शेप है, हर सरफेस की डिफरेंट तरह की एक शेप है और उस शेप की वजह से आपको जो चलने के अंदर जो आसानी या दुश्वारी फील हो रही होती है, हमने उसको डिस्कस करना होता है। या अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर आप एक बॉल लें, उस बॉल को ऐसे थ्रो करें, आप देखेंगे कि बॉल कुछ दूर जाके रुक जाती है। अब वो रुकती क्यों है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। असल में ये सारा है किस वजह से, ये सारे का सारा असल में है फ्रिक्शन की वजह से। ये सारा किस वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है। फ्रिक्शन असल में हम कहते हैं वो फोर्स है जो मोशन के अगेंस्ट अप्लाई हो रही होती है। वो फोर्स है जो कि मोशन के अगेंस्ट अप्लाई हो रही होती है, हम इसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी वो फोर्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन की मुखालफत करती है, क्या कहलाती है, फ्रिक्शन कहलाती है। द फोर्स दैट opposes the motion of moving objects is called friction, यानी वो फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन के अपोजिट या उसकी मुखालफत कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें फ्रिक्शन प्रोड्यूस क्यों हो रही होती है, प्रोड्यूस किस वजह से हो रही होती है, असल में उसकी रीजन ये होती है कि जब भी आपको इसी दो सरफेसेस को मिलाते हैं, सरफेस बज़ाहिर आपको क्या हो रही होती है, सरफेस आपको बज़ाहिर वो स्मूथ शो हो रही होती है, बट अगर हम उससे थोड़ा सा लो लेवल यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो असल में क्या होता है, वो सरफेस असल में इस तरह से होती है। वो सरफेस असल में इस तरह से अपर और लोअर पार्ट्स के साथ होती है। वो सरफेस असल में क्या होती है, अपर और लोअर पार्ट्स के साथ। अब असल में जब भी कोई सी दो सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो अब क्या होता है कि देखें, इसका ये वाला पार्ट लोअर, इसका अपर पार्ट एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे ये मतलब मूव कर रहा था, ये इसे ऐसे रोकने की कोशिश करेगा। फोर्स ज्यादा होती है, रोक नहीं पाता, लेकिन उसकी जो फोर्स है उसे थोड़ा कम कर देता है। नेक्स्ट पार्ट के साथ जब अटैच होता है फिर ये इसे रोकने की कोशिश करेगा, रुक नहीं पाएगा, लेकिन फोर्स ज्यादा थी। वो फोर्स को कम करते करते आखिरकार एक पॉइंट आएगा कि जिसपे जाके फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मतलब कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी हीट में, और ये इसे ऐसे रोक लेगा। जैसा कि हमने अभी बॉल की एग्जांपल ली थी कि बॉल को ऐसे फेंकें तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, बॉल ऐसे ग्राउंड के जो अपर पार्ट्स हैं उनके साथ टच करते 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 आखिरकार एक स्टेट ऐसी आती है कि वो रुक जाती है। अब असल में ये जो स्टेट्स हैं, अपर और लोअर स्टेट्स,
ये असल में यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने की वजह बन रहे होते हैं। सो हम ये कहते हैं कि असल में द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन टू सरफेसेस फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्स, कि यानी कोई सी दो सरफेसेस के वो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्स। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोल्ड वेल्स ना हो, बट किसी के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें वो खुरदरा महसूस होता है यानी हार्ड महसूस होता है, और किसी के ऊपर बहुत कम होते हैं तो हमें सॉफ्ट फील हो रहा होता है। लाइक है जैसा कि ये व्हाइट बोर्ड है, हमें क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट फील होता है। बट अगर इसी जगह पे आप एक रबड़ लें और इससे इसके ऊपर ऐसे लेकर जाएं तो आपको यहाँ पे ये हार्ड फील होगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि रबड़ के जो कोल्ड वेल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। रबड़ के कोल्ड वेल्स क्या हैं, बहुत ज्यादा और हाई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो व्हाइट बोर्ड जो कि सॉफ्ट फील हो रहा होता है उसको भी हार्ड फील करवा देता है। सो इट मींस कि असल में कोल्ड वेल्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने की वजह बन रहे होते हैं, या ऐसे कह लें कि फ्रिक्शन या चीजों को रोकने की जो वजह बन रहे होते हैं, या बॉडी की जो मोशन में जो अपोजिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्या होते हैं, कोल्ड वेल्स होते हैं। या वो पॉइंट्स, मतलब दो सरफेसेस के दरमियान वो पॉइंट्स जो उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो उस बॉडी के अगेंस्ट एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्स कहते हैं। ऐसे ये वो कोल्ड वेल्स होते हैं जिनकी वजह से बॉडी रुक जाती है। यही वजह है कि जब आप व्हाइट बोर्ड मार्कर से इसके ऊपर लिखते हैं तो क्या होता है, असल में ये कोल्ड वेल्स ही, व्हाइट बोर्ड के वो कोल्ड वेल्स ही हैं जो कि इंक को अपने पास रोक लेते हैं, जो कि इनको क्या करते हैं, अपने के पास रोक लेते हैं। जैसे ही अपने पास रोकते हैं हमें व्हाइट कलर व्हाइट बोर्ड के ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। इट मींस कि हर एक चीज के अंदर कोल्ड वेल्स हैं, कहीं पे ज्यादा है तो हमें हार्ड फील होता है, कहीं पे कम है तो हमें सॉफ्ट फील हो रहा होता है। सेम एज हम ये कहते हैं कि कोल्ड वेल्स भी एक खास हद तक ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे बाद जो है उसकी लिमिट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी चीज को हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी किसी भी फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उस पर कितनी फोर्स होती है उसको डिफाइन करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की जिसके बाद जाके मजीद फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब आपके पास जितनी भी गाड़ियां हैं, या आप जैसे देख लें कि आपके जितने भी मतलब के व्हीकल्स हैं, ये सारी की सारी फ्रिक्शन पे ही काम कर रही होती हैं, तभी ये चल पाती हैं। अगर इनके अंदर फ्रिक्शन ना हो तो ये मूव भी नहीं कर सकती। सो हम डिफाइन कर रहे हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद जाके फ्रिक्शन मजीद प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सो उसे हम शो करते हैं F इंटू सबस्क्रिप्ट S, F इंटू सबस्क्रिप्ट S। सो ये अब हमारे पास फोर्स है। सो अगर फोर्स प्रोड्यूस होती है तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक उसका कोई रिएक्शन भी होगा। अब अगर हम इस फोर्स लिमिटिंग फोर्स और रिएक्शन के दरमियान में अगर एक रेशो निकाल लें तो उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसे हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम म्यू से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, Fs ओवर R। सो अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो R इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Fs इज इक्वल टू म्यू R, Fs इज इक्वल टू म्यू R। अब हमें पता है क्योंकि हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि वेट और वेट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, रिएक्शन होता है। वेट और वेट का जो रिएक्शन होता है या अपोजिट जो होता है वो रिएक्शन होता है। इट मींस कि R और W सेम होते हैं बट डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। R और W क्या होते हैं, सेम होते हैं बट डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो R इज इक्वल टू mg, R इज इक्वल टू mg। सो Fs इज इक्वल टू, अब अगर आप इस R की वैल्यू यहां पुट कर दें, सो Fs इज इक्वल टू म्यू mg, Fs इज इक्वल टू म्यू mg।
अब म्यू जो है हर बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। अगर आप म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो आप बॉडी के ऊपर मतलब आपके अपने ऊपर जितनी भी फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है वो सारी की सारी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आपकी बॉडी इतनी लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, इसके बाद फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकती। फिर आप जब भी जहां पे भी चल रहे होते हैं या ऐसे कह लें कि आप जो भी वर्क कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस हो रही होती है, या ऐसे कह लें अपने दोनों हाथों को रब करें आपको हीट फील होगी। वो समय क्या होता है कि आपके दोनों हाथों के जो वेल्ड पॉइंट्स हैं, आपके जो कोल्ड वेल्ड्स हैं, जो आपके कोल्ड वेल्ड्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और कुछ देर के बाद आपको ऐसे लगता है कि आप मजीद मूव नहीं कर सकते। जब आप मजीद मूव नहीं कर सकते तो ये आपका लिमिटिंग पॉइंट होता है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं उन सब की मोशन के अंदर फ्रिक्शन का एक खास रोल है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी बॉडी मतलब के मूव नहीं कर सकते। आई होप कि आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से मजीद कंसेप्ट को क्लियर करेंगे।